दोस्तों अब तक हमने देखा कि जिन्वो और हान सी रैंक के गेट में एंटर करते हैं, जहां एंटर करने के साथ जिन्वो को कुछ अजीब सी फीलिंग होने लगती है और ये फीलिंग सबको हो रही थी। तो गेट बहुत जोर से मूव करने लगता है और यहाँ जिन्वो को कुछ डेंजर महसूस होता है और वो जोर से चिल्लाता है कि चीफ आन जल्दी से मेन अटैक फोर्स को बुलाइए, और फिर वो गेट के अंदर चला जाता है। जिसके बाद चीफ आन जल्दी ही व्हाइट टाइगर गिल्ड के मास्टर एस रैंक हंटर बेक यूनहो को फोन करते हैं और बेक यूनहो भी रेड गेट के बारे में सुन के काफी शौक होते हैं और खुद आने की बात करते हैं। तो अब आगे जिसके बाद हमको दिखाया जाता है कार का सीन जिसमें बैठा है दोंगसुक और जिनचुल। तो दोंगसुक जिनचुल से पूछता है कि आखिर मेरे भाई के अंतिम संस्कार का क्या हुआ, जिस पर जिनचुल उसे बताता है कि उसका जो फ्यूनरल था वो सीक्रेटली करा गया। तो पूछता है कि क्या आप उनके कब्र पर जाना चाहेंगे, जिस पर दोंगसुक उसे मना कर देता है और कहता है कि मुझे उसके डेथ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इंटरेस्ट है तो उस बखेड़े में जो उसकी मृत्यु यानी कि उसकी डेथ ने खड़ा करा है। जिसके बाद दोस्तों जिनचुल कहता है तो फिर आखिर आप जाना कहाँ चाहते हैं, जिस पर दोंगसुक कहता है ऑब्वियसली मैं जाना चाहता हूँ डंजन में, मैं उन्हें वहाँ डंजन में ढूंढने वाला हूँ क्योंकि ये बेकार के हंटर्स हमेशा डंजन में ही पाए जाते हैं। जिस पर जिनचुल कहता है कि आखिर आप कोरिया के अनगिनत गेट्स में उन लोगों को कहाँ ढूंढेंगे। तब दोंगसुक कहता है कि 21st सेंचुरी में ऐसा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, देखो लगता है संग जिन्वो ने अभी अभी किसी डंजन में कदम रखा है। तो यहाँ पर दोस्तों सीन को देखने पर ऐसा लग रहा है कि शायद दोंगसू ने जिन्वो पर नजर रखी हुई है। जिसके बाद जिनचुल कहता है कि मैं आपको याद दिला दूं कि डंजन में जाने के लिए कुछ अलग सेट ऑफ रूल्स होते हैं और हमारी सोसाइटी के जो रूल्स होते हैं वो इस पर अप्लाई नहीं होते। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इस बात को समझ रहे हैं। जिस पर दोंगसू काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि जिनचुल मैं चाहे डंजन में कुछ भी करूं, उन्हें मारूं पीटूं, इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। जिसके बाद दोस्तों हमें दिखाया जाता है रेड गेट के अंदर का सीन जहां पर सभी हंटर्स जो है बहुत ज्यादा शॉक है क्योंकि यहाँ पर जो गेट था जिसे वो अंदर आए थे वो भी गायब हो चुका है और ये उन लोगों को डंजन की तरह भी नहीं लग रहा है। तभी यहाँ पर जिन्वो सोचता है कि यहाँ पर कुछ शक करने लायक तो उसे लग नहीं रहा होता, लेकिन वो सोचता है कि क्या ये कोई ऐसा गेट है जिसने हमें किसी दूसरी दुनिया में ट्रांसफर कर दिया है। तभी जिन्वो से हान कहती है कि क्या यहाँ पे कुछ गड़बड़ है और दोस्तों उसके तुरंत बाद एक अटैक होता है जो कि हान को लगने वाला था, लेकिन तभी जिन्वो उसे पकड़ लेता है और तभी वहाँ पर और बाकी हंटर्स पर भी अलग अलग तरह के अटैक होते हैं। तभी वो देखते हैं कि पेड़ पर वहाँ पर कुछ लोग खड़े हैं जो कि और कोई नहीं बल्कि है आइस एल्फ, और दोस्तों इन्हें तो जिन्वो भी सेंस नहीं कर पाया था। जिसके बाद दोस्तों हमें बताया जाता है कि जो लोग इनसे पहली बार मिल रहे हैं, इनसे पहली बार फाइट कर रहे हैं, वो लोग इन्हें आइस एल्फ बुलाते हैं, लेकिन जो इन्हें ऑलरेडी फेस कर चुके हैं बैटल्स में वो इन्हें अलग नाम से बुलाते हैं। ये बहुत ही बुरी तरीके से हंट करते हैं हंटर्स को, जिसकी वजह से इन्हें आइस लेयर्स भी कहा जाता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है एस रैंक हंटर बेक यूनहो जो कि पहुंच चुका है अब उस गेट के सामने, लेकिन वो भी उस गेट के अंदर नहीं जा पा रहा है। वो कहता है कि ये तो बहुत परेशानी वाली बात है, क्या ये सच में सी रैंक का गेट था। जिस पर चीफ आन कहता है कि हाँ आप सही बोल रहे हैं सर, ये सी रैंक का गेट था। तब बेक यूनहो उसे कहता है कि क्या तुमने कोरियन हंटर गिल्ड को फोन किया। तब हान कहता है कि हाँ मैंने किया, लेकिन वो लोग ना बात को घुमा फिरा रहे हैं और क्लेम कर रहे हैं कि भाई ये सी रैंक का ही गेट है और मानने को तैयार ही नहीं है हमारी बात। जिस पर जो बेक यूनहो है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और सोचता है कि रेड गेट जो है वो सिर्फ हाई रैंक के गेट्स के अंदर से ही अपीयर होते हैं। वो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि जो मैजिकल एनर्जी इस गेट से खुली दूसरी दुनिया से आ रही है क्या वो सच में सिर्फ सी रैंक की है। पक्का इस चीज में कोई गलती है क्योंकि जो गेट अभी मेरे सामने खुला है वो या तो बी रैंक का है या फिर ए रैंक का है, और इससे ज्यादा का भी हो सकता है अगर हमारी किस्मत इतनी ज्यादा खराब है तो। जिसके बाद आन कहता है कि क्या हमें अपने मैजिकल एनर्जी सेंसर से गेट को मेजर करना चाहिए। जिस पर बेक कहता है कि मैजिकल एनर्जी बाहर आना बंद कर देती है जब गेट लाल हो जाता है, तो कोई फायदा नहीं है। तो इस स्टेट पर कोई तरीका ही नहीं है कि हम इसकी रैंकिंग का पता लगा सके। जिसके बाद बेक पूछता है कि कितने हमारे मेंबर्स हैं जो कि अंदर गए हैं। जिस पर आन कहता है कि 12 लोग। तो पूछता है कि और उनमें से कितने हाईली रैंक्ड हंटर्स हैं। तो वो बताता है कि एक किमचुल जिसका नाम है वो एक ए रैंक हंटर है, उसे हमने कैप्टन बनाया है और 7 बी रैंक हंटर्स है। जिस पर भी एक सोचता है कि एक ए रैंक हंटर और 7 बी रैंक हंटर, और फिर वो सोचने लगता है कि या तो ये गेट ए रैंक का होगा या फिर बी रैंक का। अगर ये गेट बी रैंक का है तो इसे कम से कम 3 ए रैंक हंटर्स की जरूरत पड़ेगी, और अगर ये गेट ए रैंक का है तो इसे या तो एक एस रैंक का हंटर या फिर 10 ए रैंक के हंटर की जरूरत पड़ेगी। और इस हिसाब से तो वहाँ पर ज्यादातर लोग जो हैं वो मौत के कगार पर होंगे। हाँ, लेकिन अगर वो लकी हुए और कुछ ए या बी रैंक के हंटर वो जिंदा वापस लौट के आ सकते हैं। जिसके बाद आन काफी ज्यादा डर जाता है और बोलता है कि सर
मैं आपसे कुछ कहना चाहता था। वैसे 2 और लोग इस डंजन में गए हैं और वो हमारे गिल्ड से नहीं है। तभी बेक पूछता है कि आखिर वो लोग कौन है। तब आन उसे बताता है कि उनमें से एक हंटर पर मेरी नज़र बहुत समय से थी। और तभी बेक गुस्से में आ जाता है और पूछता है कि आखिर उस हंटर की रैंकिंग क्या है। वो A रैंक का हंटर है, B रैंक का हंटर है। इस बात पर आन चुप हो जाता है। तब उससे बेक कहता है कि इसका मतलब तुम कहना क्या चाहते हो कि क्या वो कोई S रैंक का हंटर है। और तभी फाइनली आन उसे बताता है कि वो एक E रैंक का हंटर है। जिसके बाद दोस्तों हमें दिखाया जाता है डंजन के अंदर का सीन, जहाँ पे जिन्वो का एक साथी बहुत बुरी तरीके से घायल होता है, जिसे देखकर जिन्वो सोचता है कि ये लोग बहुत ज्यादा चालाक हैं। इन्होंने हमारी टीम के 2 सबसे वीकेस्ट हंटर्स को अपना निशाना बनाया। अगर ये चीज़ 2 महीने पहले हुई होती तो शायद मैं भी इन्हीं के साथ ही होता, लेकिन क्योंकि अब ऐसा नहीं है तो मैं इन लोगों को अपने इन्हीं हाथों से मारूंगा। जिसके बाद दोस्तों सामने आता है किम चुल, यानी कि इनकी टीम का लीडर और इनकी टीम का इकलौता A रैंक हंटर। वो इन्हें बताता है कि एक रेड गेट है और हम जब तक यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते जब तक हम सब लोग मर ना जाएं या फिर डंजन खुल ना जाए। जिस बात को सुनकर यहाँ पर सभी लोग काफी शॉक होते हैं कि आखिर रेड गेट क्या होता है। तब जिन्वो बताता है कि रेड गेट एक टाइप का स्पेशल गेट है जो कि हमें दूसरी दुनिया से जोड़ता है। अगर हम एक बार इसके अंदर आ गए तो ना तो हम लोग बाहर जा सकते हैं और ना कोई भी हमारी मदद के लिए अंदर आ सकता है। हम यहाँ से जब भी बचकर बाहर निकल सकते हैं, या तो हम यहाँ के बॉस को मार दें या फिर ये डंजन का गेट अपने आप खुल जाए। तो मतलब सिंपल वर्ड्स में आप इतना समझो कि हम सब लोग यहाँ पर फंस चुके हैं। जिसके बाद यहाँ पर फिर से किम चुल सामने आता है, जो कि कहता है कि मैं क्योंकि एक A रैंक हंटर हूँ और इसीलिए क्योंकि हम सब जानते हैं कि एक रेड गेट है तो मैं तुम सबकी जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह सकता कि तुम सब लोग जिंदा बचोगे, क्योंकि हमें यहाँ पर अनगिनत महीनों तक इंतजार करना होगा डंजन के खुलने का, और यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है कि हम सब लोग जिंदा बचेंगे। जहाँ तक मुझे लगता है कि ये रेड गेट की रैंक B है और इतनी खतरनाक जगह पर मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा कि मैं इतने सारे लोगों को मैनेज कर पाऊं, और इसीलिए मैं चाहता हूं कि मैं खुद की अपनी एक सेपरेट टीम बनाऊं ताकि मैं इस डंजन को क्लियर कर सकूं। इस बात को सुनकर जिन्वो काफी शॉक होता है। जिसके बाद किम चुल बात आगे बढ़ाते हुए कहता है कि अगर हम यहाँ और देर खड़े हुए तो हम पक्का मारे जाएंगे, इसीलिए अगर और कोई नहीं भी चाहता मुझे ज्वाइन करना इस डंजन को क्लियर करने के लिए तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं अकेले जाऊंगा इस डंजन को क्लियर करने। तो बताओ कौन कौन मेरी टीम में आना चाहता है। अब दोस्तों क्योंकि जो किम चुल है वो A रैंक हंटर है और इसीलिए जितने भी वीक हंटर्स है अगर वो उसके साथ रहे तो उनकी जिंदा रहने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, और भाई इसीलिए सभी लोग आना चाहते हैं किम चुल की टीम में। लेकिन यहाँ पर किम चुल एक बहुत ही ज़्यादा बेकार स्टेप उठाता है। मतलब वो करता क्या है कि जितने भी वीक हंटर्स होते हैं उन्हें अपनी टीम में लेने से मना कर देता है। वो कहता है कि माफ़ करना, लेकिन मैं अपनी टीम में C रैंक के उससे और कम के हंटर्स को नहीं ले सकता, क्योंकि रेड गेट में बिताया गया हुआ एक दिन बाहर के 1 घंटे के बराबर होता है, और मुझे नहीं पता कि बॉस को हराने में हमें कितना सारा समय लगेगा, और इतने में मैं कमज़ोरों को अपने साथ नहीं रख सकता। जिस पर बाकी सब लोग काफ़ी ज़्यादा अपसेट होते हैं और बोलने लगते हैं। तब किम चुल उनसे कहता है कि निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम सब लोग भी जी पाए जब तक हम बॉस को हराते नहीं हैं तो तुम लोग भी हमारे साथ सेफली बाहर आ सकते हो। तभी उन हंटर्स में से एक लड़की बाहर निकल के बोलती है, एक्सक्यूज मी, क्या मैं उन लोगों के साथ जा सकती हूँ। तभी किम चुल उससे कहता है कि जैसे तुम्हारी इच्छा। लेकिन वो मनी मन सोच रहा होता है कि ये A रैंक हंटर के साथ रहने की बजाय उन लोगों के साथ जाना चाहती है। क्यों? क्या इसे उन पर तरस आ गया? आखिर ये लड़की है कौन? कि तभी वो लड़की जिन्वो के पास आके कहती है कि तुम एक A रैंक हंटर नहीं हो ना। जिसके बाद दोस्तों हमें दिखाया जाता है डंजन के बाहर का सीन, जहाँ पर चीफ आन बेक्यूनो को बता रहे होते हैं कि उन्होंने जिन्वो का ट्रस्ट जीतने के लिए इस चीज को सीक्रेट रखा हुआ था, लेकिन वो बता देते हैं कि रीअवेकन्ड हंटर जिन्वो है, ऐसा उन्हें लगता है। लेकिन बेक्यूनो से पूछते हैं कि क्या तुम श्योर हो, मतलब ये तुम्हारा कोई अंदाजा तो नहीं है ना। जिस बात पर चीफान कहते हैं कि मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता, लेकिन तभी बेक्यूनो कहते हैं तो फिर कोई ऐसा है जिस पर मैं विश्वास रख सकता हूँ, तो वो है बस किम चुल। जिस पर मनी मन चीफान सोचते हैं कि अगर मास्टर जिन्वो से मिले होते ना तो वो पक्का समझ जाते। और दोस्तों तभी हमें दिखाए जाते हैं फर्स्ट डिपार्टमेंट के चीफ जू संग चान, जो कि यहाँ पर किम चुल के लिए भरोसा दिलाते हैं बेक्यूनो को और बोलते हैं कि किम चुल के जो ट्रेनिंग रिजल्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे और इम्प्रेसिव है, और भाई अभी के व्हाइट टाइगर गिल्ड के मेन अटैक फोर्स के जो मेंबर्स हैं वो स्ट्रेंथ के मामले में बिल्कुल भी पीछे नहीं रहने वाला है सभी से। तभी दोस्तों जो संग बोलते हैं कि भाई मैंने बस अभी उड़ती उड़ती खबर आते हुए ऐसा कुछ सुना, बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज।
कि एक ई रैंक का हंटर जिसकी पॉसिबिलिटी है कि वो रीअवेकन हुआ है। तो मैंने सही सुना ना, आप यही बात कर रहे थे ना? तो भाई मैं तो ये कहना चाहूँगा कि किमचुल जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत ही फार बेटर है अगर कंपेयर किया जाए एक ऐसे हंटर से जिसका कोई नाम ही नहीं है। और इसीलिए अब भाई इस बात पर चीफान जो है वो थोड़े से चिढ़ गए हैं और मन में सोचते हैं कि वो तो देख ही लेंगे एंड में कि कौन सही है। अब भाई जब इतना कुछ हो रहा है तो ये कैसे होना पीछे रह जाएगा। तो यहाँ पर एंट्री होती है एस रैंक हंटर हुआंग डोंगसू की। जो देखते ही बोलता है कि आखिर व्हाइट टाइगर गिल्ड का मास्टर यहाँ क्या कर रहा है। और तभी भाई बेक्यूनो का जो है दिमाग एकदम खराब हो जाता है उसे देखकर कि एस रैंक हंटर हुआंग डोंगसू। और दोस्तों यहाँ पर सभी लोग काफी शॉक है हुआंग डोंगसू को देखकर। तभी डोंगसू कहता है बड़े दिन बाद मिले बेक युनहू। और तभी दोस्तों डायरेक्टली बेक्यूनो पूछ लेते हैं कि तुम कोरिया में क्या कर रहे हो। तभी डोंगसू कहता है कि मैं तो यहाँ किसी काम से रुका था, लेकिन आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कोरिया काफी छोटा है नहीं? तभी बेक्यूनो और ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं सीधे सीधे सवाल का जवाब दो, आखिर ये आदमी इसे तो यूएस में होना चाहिए था, ये कोरिया में दोबारा आखिर व्हाइट टाइगर गिल्ड के एरिया में क्या कर रहा है? तभी डोंगसू कहता है व्हाइट टाइगर गिल्ड का एरिया? एक्चुअली मुझे तुम लोगों से कुछ पूछना था, क्या वो घटिया हंटर व्हाइट टाइगर गिल्ड आया है? तुम लोग उसे भर्ती करके सोच क्या रहे थे? मैं बात कर रहा हूँ उस ई रैंक किड के बारे में। जिस पर बेक्यूनो काफी शौक होते हैं कि ई रैंक तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तभी वो कहते हैं संग जिनवू जो कि अभी डंजन में गया है। तभी बेक्यूनो सोच रहे होते हैं कि आखिर जिनवू को डोंगसू कैसे जानता है। और तभी वहीं पे डोंगसू कहता है कि ये क्या है, क्या ये रेडिकेट है? जिसके बाद दोस्तों में फिर से एक बार डंजन के अंदर लेके जाया जाता है जहाँ पर जिनवू उस लड़की से कहता है कि तुम मुझे एक बात बताओ, तुम न्यू रिक्रूट्स हो ना, तो फिर तुम लोग इतने काम कैसे हो? जिस पर वो लड़की बताती है क्योंकि हमें पहली चीज जो कि सिखाई जाती है और वो होती है कि डंजन में कुछ भी हो सकता है। जिसके बाद दोस्तों यहाँ पर दोनों ग्रुप्स एक दूसरे को बाय कहते हैं, मतलब गुड लक कहते हैं और फिर डिवाइड हो जाते हैं। तभी वहाँ पर चलते चलते जिनवू से वो लड़की फिर से पूछती है कि क्या तुम मेरे सवालों का जवाब नहीं देने वाले? तभी जिनवू कहता है अच्छा। और फिर उसके बाद वो लड़की अपने मन में सोचती है कि ये मैन पक्का से ए रैंक का तो होगा ही होगा। और फिर वो सोचती है कि नहीं शायद। जिसके बाद दोस्तों हमें किमचुल और उसका टीममेट को दिखाया जाता है जो कि उन्हीं लोगों के बारे में बात कर रहे होते हैं, यानी कि जिनवू की टीम के बारे में बात कर रहे होते हैं। और तभी वो एक जगह को देखते हैं और उसे देखकर कहते हैं कि उन लोगों को यहीं पर पेशेंटली इंतजार करना चाहिए था, क्योंकि ये जो जंगल है ये आइस बियर टेरिटरी है। एक इनएक्सपीरियंस्ड ई रैंक हंटर की वजह से सब लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ेगी। तो दोस्तों यहाँ पर वो इनएक्सपीरियंस्ड ई रैंक हंटर जिनवू को बोल रहा है। यस, आपने सही सुना, जिनवू को ही बोल रहा है। तो इस बात पर उसका जो टीममेट होता है वो कहता है तुम्हें क्या लगता है कि वो एक ई रैंक है तो उसे प्रॉपर कोचिंग मिली होगी? जिस पर किमचुल कहता है हो ही नहीं सकता क्योंकि वो एक ई रैंक है। लेकिन तभी दोस्तों किमचुल सोचता है एक मिनट रुको, उस टीम में कुछ सी रैंक भी है और बी रैंक भी, तो मैं ऐसा भी सोच रहा हूँ कि वही लीडर होगा। खैर मुझे क्या, वो आज नहीं तो कल सब लोग मारे ही जाएंगे। जिसके बाद दोस्तों किमचुल और उसका टीममेट दोनों ही बैटल के लिए तैयार हो जाते हैं। और दोस्तों उसके बाद हमें लेके जाया जाता है गेट के बाहर, जहाँ पर हुआंग डोंगसू कहता है कि मैं इतनी दूर से यहाँ आया और अब वो एक रेड गेट में बसा है। हाँ, लगता है संग जिनवू के तो चेहरे की एक झलक भी लेना मुश्किल है। अब दोस्तों इस बात को सुनकर बेक्यूनो काफी कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये जो एस रैंक हंटर हुआंग डोंगसू है ये इतना उत्सुक है जिनवू से मिलने के लिए। अब दोस्तों हमें दिखाया जाता है डंजन के अंदर का सीन, जहाँ पर किमचुल और उसके साथियों पर बियर्स ने हमला कर दिया है। तो उसमें से एक बियर होता है जिसने पंजे से अपने किमचुल पर अटैक किया होता है, लेकिन किमचुल अपनी शील्ड से उसे रोक लेता है और फिर एक एक करके अकेला ही सारे बियर्स को मार गिराता है। जिसके बाद दोस्तों सभी लोग वहाँ पर काफी इंप्रेस होते हैं किमचुल से और उसकी तारीफ करने लगते हैं और वो सोचते हैं कि इस बियर का मीट निकालने की सोचते हैं ताकि वो फूड सिक्योर कर सके कुछ दिन तक और जी सके इस डंजन के अंदर। तभी जो है सब लोग बिल्कुल चिढ़ जाते हैं कि भाई हम तो यहाँ से बच ही जाएंगे, है ना। लेकिन दोस्तों तभी किमचुल काफी गुस्सा हो जाता है और बोलता है ये सब क्या बकवास है, हम जब तक रिलैक्स नहीं कर सकते जब तक हम इस फॉरेस्ट से बाहर न निकल जाए। और वो अपने मन में सोचता है कि हम इन सब से डील कर पा रहे हैं वो भी सिर्फ मेरी वजह से, अगर मैं यहाँ नहीं होता ना तो अब तक ये लोग इन बियर्स का खाना बन चुके होते। जिसके बाद दोस्तों हमें दिखाई जाती है जिनवू की टीम जो कि घने जंगलों की ओर बढ़े जा रहे हैं कि तभी वो लड़की जिनवू से कहती है कि एक मिनट, हम इससे आगे नहीं जा सकते। लेकिन अभी जिनवू कहता है कि क्यों? तभी
वो लड़की उन पेड़ों पर कुछ निशानों को दिखाते हुए कहती है, वो देखो, ये पूरी जगह आइस बियर्स के निशानों से भरी हुई है। ये पूरी जगह ही एक आइस बियर्स की टेरिटरी है, इसलिए इससे पहले यहाँ पर मॉन्स्टर्स आ जाए हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए। तभी जिन्वो जो है बहुत ही कूल रहे कहता है कि अच्छा तुम ऐसा बोल रही हो कि ये जगह आइस बियर से भरी हुई है। अब भाई इसके रिएक्शन को देख के जो लड़की है वो भी काफी ज्यादा सरप्राइज होती है और सोचती है कि भाई मैंने कुछ गलत कह दिया क्या। और तभी जो है जिन्वो फिर भी आगे बढ़ता रहता है और बोलता है कि इसीलिए तो हम इस जंगल की ओर बढ़ रहे हैं। तभी वो लड़की फिर चिल्लाती है कि क्या तुमने मुझे सुना नहीं, मैं क्या बोल रही हूँ, क्या तुम मरना चाहते हो। लेकिन तभी जिन्वो कहता है कि अगर ये एक आइस बियर टेरिटरी है तो इसका मतलब आगे जो हमें एनिमे मिलने वाले हैं वो बियर्स होंगे और इसीलिए यहाँ पर कोई मैजिकल बीस्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो इसीलिए ये बियर्स उन आइस एल्फ से तो बेटर ही है। जिस बात को सुनकर वो लड़की काफी ज्यादा शॉक और इम्प्रेस हो जाती है और सोचती है कि हाँ ऐसा कुछ मैंने क्यों नहीं सोचा। जिसके बाद जिन्वो कहता है कि अच्छा वो सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हें इन कपड़ों में ठंड तो नहीं लग रही है। और फिर दोस्तों वो इन्वेंट्री अपनी ओपन करता है और उसमें से सबके लिए सर्दियों के कपड़े निकालता है और सबको दे देता है, जिसे देखकर सब लोग काफी ज्यादा शॉक होते हैं। सब लोग यहाँ पर यही सोच रहे होते हैं कि भाई ये है कौन ये इंसान। तभी दोस्तों जिन्वो हान के सिर पर हाथ रखकर कहता है कि क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ पर लेके आया हूँ तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं तुमको प्रोटेक्ट करूँ, लेकिन प्लीज मुझसे तुम कुछ पूछना मत। और दोस्तों यही बात वो सब लोगों से कहता है वहाँ पर मौजूद कि मुझसे कुछ पूछना मत और ना मुझसे कुछ डिमांड करना। और दोस्तों इतने में वहाँ पर आ जाता है एक आइस बियर, जिसे देखकर वहाँ पर सभी लोग इतना ज्यादा डर जाते हैं कि भाई वो सोचने लगते हैं कि हमें ना इस जंगल में आना ही नहीं चाहिए था। इतने में फिर वहाँ पर वो बी रैंक वाली जो लड़की होती है वो आती है सामने और कहती है कि मैं इसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती हूँ, इतने में तुम सब लोग कोई ना कोई ओपनिंग ढूंढो। लेकिन इतने में जिन्वो सामने आता है और उसे पीछे करते हुए कहता है कि देखो मैं तुम्हें बात साफ साफ बता देता हूँ कि यहाँ पर जितने भी आइस बियर्स होंगे मैं उन्हें अकेले मारूंगा। और तभी भी दोस्तों वो लड़की उसे काफी रोकने की कोशिश करती है लेकिन जिन्वो नहीं मानता और तभी वो आइस बियर जिन्वो पर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पर जिन्वो एक बहुत ही ज्यादा लॉन्ग जंप लेता है और उस बियर के डायरेक्ट सिर पर अटैक करता है, मतलब सिर पर इतनी जोर से पंच करता है कि भाई यहीं पे जो उस बियर का काम तमाम हो जाता है। अब इतने में बाकी सब लोग वहाँ पर जितने भी थे वो शॉक हो ही चुके होते हैं भाई, पर जो जिन्वो है ना वो पता क्या करता है, मार पीट के भाई उसके ऊपर बैठा होता है। उसे देखकर तो बाकी सब लोग और ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि भाई ये बंदा है कौन। तो दोस्तों यही मेरी वीडियो खत्म होता है। तो आई होप को आज का वीडियो अच्छा लगा हो, मजा आया हो, कुछ नया देखने को मिला हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ही रखना, बिकॉज नेक्स्ट एपिसोड जल्दी आ जाएगा। ठीक है गाइस, और आप कमेंट्स में मुझे और भी अच्छे सजेशन दे सकते हो कि मैं और नई वीडियोस किस बारे में लेके आऊँ, जैसे आप चाहते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।